So very good evenings to all my aspirants of BPSC, JPSC, JSSC and other competitive examinations. Dear अजीत मेहता सर आ गए हैं लेके आपके टॉप मोस्ट जो हमारी सीरीज चल रही है वो 10 क्वेश्चनों की सीरीज है। इसमें मैं टोटल 1000 क्वेश्चंस कराऊंगा। ये हमारी 15वीं सीरीज चल रही है जिसमें आप अगर काउंट करोगे तो टोटल 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ये सारे के सारे 150 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशनों में आने के लिए बिल्कुल ही तैयार बैठा है। तो आप देर ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल्स। एमिनेंट ट्यूटोरियल्स is one of the best channels for your competitive examination, especially in the area of general sciences, environment and ecology, same way economics and current affairs. So let us start our classes with the another 10 most important questions for your upcoming examinations. Many bodies and many persons know me very well. Myself Ajit Mehta sir, I am in teaching area of interested है हमारा इकोनॉमिक्स, जनरल साइंसेस एंड करंट अफेयर्स एंड आई हैव a huge experience of चाणक्य IAS Academy, Patak IAS Academy, IBS प्राइवेट लिमिटेड एंड अकेडमी प्लस एजुकेटर्स। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं विद ह्यूज आइडियोलॉजीज के साथ। आप अपने 30 मार्क्स को ऐड कर सकते हो। अगर आप 7 मई को BPSC की एग्जामिनेशन को देने जा रहे हो तो आप उसमें 30 मार्क्स को ऐड कर सकते हो, या फिर BPSC ऑडिटेड की एग्जामिनेशन होगी डियर, आप 30 मार्क्स को ऐड कर सकते हो। इवन मोर देन 30 एज द ट्रेंड इज मूविंग्स। 20 मार्क्स को ऐड कर सकते हो JSSC की एग्जामिनेशनों में, और 20 मार्क्स को आप ऐड करोगे JPSC की एग्जामिनेशनों में। इवन मेंस में तो इससे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ओके अगर आप BPSC, JPSC एंड ऑडिटर की तैयारी कर रहे हो तो कमिंग सून मैं इकोनॉमिक्स के क्लासेस को लेके आ रहा हूँ डियर। उनके MCQ की सीरीज चल रहे हैं। सो इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। तो ये विचार के साथ, इस आशा के साथ कि अगर आप चमकना चाहते हो सूरज की तरह तो पहले जलना सीखो सूरज की तरह। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। CO2 कैन बी इजिली लिक्विडिफाइड एंड इवन सॉलिडिफाइड बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है उसे इजिली हम लिक्विडिफाइड कर सकते हैं, मतलब उसे हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे हम सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका वजह क्या है? इट हैज़ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट हैज़ कंपैरेटिवली मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैन अदर्स गैसेस, it has more intermolecular spaces and it is present in atmosphere। तो आंसर होंगे डियर it has comparatively more force of attraction than gases। अगर गैसेस के अलावा या गैसेस के रिस्पेक्ट में जो इनके मॉलिक्यूल हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड C और इनके बीच जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो एट्रैक्शन का फोर्स है वो अगर अधिक है तो मैं इसे आसानी से लिक्विडिफाइड कर सकता हूँ, आसानी से इसे सॉलिडिफाइड कर सकता हूँ। अगर इनके बीचों में एट्रैक्शन का फोर्स काफ़ी कम होगा तो ये हमेशा गैसियस स्टेट में ही रहेंगे डियर, क्योंकि आपको पता है कि देयर आर 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सॉलिड में क्या होता है, इनके पास जितने भी इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस होते हैं ये काफ़ी कम होते हैं, सो दैट दे आर टाइटली रिजिड बाउंड्स, और ये थोड़े से ढीले होते हैं तो ये लिक्विड बन जाते हैं। और इनमें फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन काफ़ी वीक हो गया तो इट विल कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। जैसे कि आप वन स्टेट ऑफ मैटर को अनदर स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करते हो इस प्रोसेस से। तो कहीं ना कहीं आपके इस चॉइसेस से लग रहा है कि इसके बीच में जो कंपैरेटिवली फोर्स जो है वो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है। आप ये भी चॉइस देख सकते हो, इट हैज़ मोर इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस, इट इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ये चॉइस तो एलिमिनेट हो जाता है डियर। वीक फोर्स तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ओके और ये इजीली कह रहा, आसानी से कर सकता है। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तब इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस क्या बोल रहा है, मोर। अगर इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होगा तो गैसेस फॉर्म में रहेगा, ये भी नहीं हो सकता है। सो आंसर इज बिल्कुल ही सही है B, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइएस्ट काइनेटिक एनर्जी। आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से किन में गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है या काइनेटिक एनर्जी सर्वाधिक है। पार्टिकल ऑफ आइस एट 0 डिग्री C। तो देखो आइस अगर 0 डिग्री C में है तब तो ये क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा।
पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सी, तो उसे भी अगर आप वाटर को कर दोगे 0 डिग्री सी में क्या बन जाएगा, आईसी बन जाता है। पार्टिकल ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सी, तो ये क्या बन जाता है, वेपर बन जा सकता है। पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सी, अब देखो स्टीम और वाटर में क्या डिफरेंस है। देखो डियर कि अगर आप पहले मैं आंसर को देखता हूँ फिर उसको डिस्क्रिप्शन कर सकता। आंसर इज पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सी। आप देखिए जब कभी भी आप ये मान लो ये दोनों ही आपका सॉलिड था, इस सॉलिड को अगर आप इसमें हिट दोगे तो ये क्या होगा, सॉलिड से पहले लिक्विड बनेगा और सॉलिड से लिक्विड बनने में आपका क्या होगा, लेटेंट हीट के कंजप्शंस हो जाएगा। तो नो डाउट इसके रिस्पेक्ट में इसमें वेलोसिटी ज़्यादा है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। फिर जब आप इसमें हीट करोगे तो ये वेपर बन जाएगा और वेपर बनेगा तो स्टीम के रूप में निकलेगा, तो इसमें मोर काइनेटिक एनर्जी होगा। दैट्स वाई पार्टिकल ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सी हैज़ द मोर काइनेटिक एनर्जी। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जाते हैं डियर, तो थोड़े सावधान होने की ज़रूरत है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशंस, आपके तो जो बोस-आइंस्टीन है ये आपने कहा कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन का मतलब अगर आपने सॉलिड से लिक्विड करा, लिक्विड से गैसेस करा, गैसेस से प्लाज्मा करा, प्लाज्मा से बोस करा, तो बोस को कंडेंस करोगे तो प्लाज्मा, प्लाज्मा को कंडेंस करोगे तो गैसेस, गैसेस को कंडेंस करोगे तो लिक्विड और लिक्विड को कंडेंस करोगे तो क्या बनेगा, सॉलिड। इसका मतलब ये है इसके पास वेरी लो काइनेटिक एनर्जी होगा। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर समर। समर के दिनों में सबसे ज़्यादा सुटेबल कौन सा है, कॉटन, नाइलन, पॉलिस्टर एंड सिल्क। आंसर होगा डियर कॉटन। वाई कॉटन, क्योंकि कॉटन में पोर्स होते हैं, इस पोर्स की वजह से आपके शरीर से जो एवोपरेशन होता है उसकी रेट बढ़ जाती है, इसके वजह से ये सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपके बॉडी में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा। आपको बताना है कि प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में कौन सा चॉइसेस जो है वो गलत है या सुटेबल नहीं है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो थ्रू इट। अगर इससे के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो किया जाता है तो ये क्या होता है, आयोनाइज हो सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। और यह क्या है, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल कंडेंस करता है। द प्लाज्मा ग्लोज विथ कलर विच डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैसेस। तो ये जो है जो ग्लो करता है कलर को, जिसका डिपेंडेंस नहीं है किस पे, नेचर ऑफ गैसेस पे। तो आंसर यही होगा डियर, जो कि प्लाज्मा के रिस्पेक्ट में बिल्कुल मुझे सही नहीं लग रहा है। ओके, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वी कैन बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। आपको बताने हैं कि किस कंडीशन में आप एक रूम टेम्परेचर पर पानी को बॉयल कर सकते हो। क्या लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, एट वेरी हाई प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो जब रूम टेम्परेचर की बात आएगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दो। एक कमरा है डियर, इस कमरे में मान लो तापमान है, आप अगर चाहते हो पानी को बॉयल करना, तो अगर पानी को बॉयल करोगे, अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो पानी बॉयल होगा क्या, पानी क्या करेगा, कंडेंसेशन में चला जाएगा और यह क्या बन जाएगा, तो आप देखोगे सॉलिड के रूप में बन जाएगा। तो चाहते हो इसको बॉयल करना तो प्रेशर को कम कर दीजिए और टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बॉयल्स हो जाएगा। सो एट लो प्रेशर, आंसर इज योर एट लो प्रेशर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, which of the following is not endothermic process? What is the meaning of exothermic and endothermic? वैसा कंडीशंस या वैसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी यूज हो जाती होगी इंडोथर्मिक, और जिसमें एनर्जी निकलती होगी डेट इज एक्सोथर्मिक। तो अगर टेम्परेचर बाहर निकलता है देन इट इज एक्सोथर्मिक, और टेम्परेचर अगर अंदर आता है देन इट इज इंडोथर्मिक। तो जैसे फ्यूजन्स, वेपोराइजेशन, टेम्परेचर, इनसॉल्युबल हैवी इम्प्यूरिटीज। ओके, तो आंसर होगा डियर फ्यूजन्स। देखो वेपोराइजेशन जब भी करोगे तो इससे क्या होता है, एनर्जी बाहर निकलती है,
तो डैट इज टेम्परेचर से भी एनर्जी बाहर निकलती है और इनसॉल्युबल हैवी करोगे तभी ये बाहर निकलेगा। क्या होगा? फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या है? सॉरी, इन सबों में एनर्जी कंज्यूम होता है, बट आप देखोगे फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होता है। तो दैट्स वाई इट इज़ ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका है हाइड्रोजन का जो फ्यूजन हो जाता है हीलियम के रूप में, ओके, हीलियम के रूप में जो फ्यूजन हो जाता है जिससे आपको हीट एनर्जी मिलती है या टेम्परेचर मिलता है सन में। सो इट इज़ ए इंडोथर्मिक प्रोसेस, ओके। इट इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड ऑल आर द इंडोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि जब कभी वेपराइज करते हो तो ये सॉलिड अगर है या लिक्विड है, लिक्विड को वेपर स्टेट में बदलने में कुछ एनर्जी लगती है जिसे लेटेंट हीट कहा जाता है या गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। और यह गुप्त ऊष्मा डियर कहीं ना कहीं तापमान को कंज्यूम कर लेता है, एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। दैट्स वाई इट इज नॉन एज द इंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट्स रेट ऑफ एवोपरेशन? किससे आपका रेट ऑफ एवोपरेशन प्रभावित नहीं होता है? देखो, विंड है तो अगर हवाएं चलेगी तो एवोपरेशन तो प्रभावित होगा ही होगा। सरफेस एरिया अगर आप बढ़ा देते हो डियर तो आपका एवोपरेशन बढ़ जाता है। हवा के आने से एवोपरेशन बढ़ सकता है, लेकिन टेम्परेचर से एवोपरेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इनसॉल्युबल जो हैवी इम्प्योरिटीज़ है इससे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा डियर। सो इसमें एवोपरेशन कम हो जाएगा। सो दैट इज़ टेम्परेचर, ओके। तो आंसर होगा दैट इज़ टेम्परेचर, राइट। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स? आपको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर भी डियर अगर लाइट जो है रेयरेस्ट मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो अभिलंब की ओर और यह कहोगे एक्सिस की ओर बैंड कर जाता है। आपको बताना है कि स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स? वाटर, किरासन तेल या किरासन ऑयल, फ्लिंट ग्लास एंड डायमंड। आंसर इज योर वाटर। वाटर में इसका क्या होगा? मैक्सिमम स्पीड होगा कंपेयर टू किरोसिन, फ्लिंट ग्लास एंड वाई? वहाँ का मीडियम रेयरर है, डेंसर है, और ये मीडियम क्या है? रेयरर है। लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है आज का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक और व्यू करते चले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर फोर्स। मतलब अगर आप देखोगे कि ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और यहाँ पे क्या मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स होता है जो इसको बांधे रहता है और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में कंटिन्यूअस मूव करता रहता है। तो इसमें जो मूव करता रहता है तो वो क्या है डियर? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, जिसके वजह से ये टाइटली बॉन्ड्स होते हैं या बाइंड्स होते हैं। रेयर क्लियर? चलिए आइए सेशन को अब हम लोग समाप्त करते हैं। बट मैं ये कहूँगा कि अगर सेशन आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और व्यू करें। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई पीआई कर रहे हो, पीओ कर रहे हो, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, नाबार्ड, सीबी एंड अदर एग्जामिनेशंस, तो वेरी सून हमारे पेड कोर्सेज शुरू हो रहे हैं इकोनॉमिक्स के, तो आपको हमें कांटेक्ट करना चाहिए। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अगर आप मोबाइल पे देखना चाहते हो, सब्सक्राइब एमिनेंट ट्यूटोरियल। टैबलेट पे देख सकते हो, सब्सक्राइब एमिनेंट ट्यूटोरियल। डेस्कटॉप पे देख सकते हो। एनी क्यूरीज इन योर माइंड्स, काइंडली कॉन्टैक्ट अस एंड यू शुड फॉलो विद द टेलीग्राम, ताकि आपको हमारा समय समय पर जो PDF हो वो मिला करे। सो अजीत मेहता @mehta दैट इज आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एमिनेंट ट्यूटोरियल @gmail.com, इट इज़ माई वेबसाइट एंड दिस इज़ माई नंबर। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यू कैन फॉलो मी अवर टेलीग्राम लाइक दैट। इट मीन्स एमिनेंट ट्यूटोरियल। तो एमिनेंट ट्यूटोरियल के नाम से है ये हमारा चैनल, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। वी विल मीट वेरी सून with some important information. Okay, thank you.